हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है बच्चों ये। और बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेम के सिलेबस में है। बच्चों, आपने बीएससी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम के अंदर दो टॉपिक लाइट से रिलेटेड पढ़े हैं, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों के दोनों जो फिनोमिना है वो लाइट के वेव नेचर को कंफर्म करते हैं। ठीक है। अब चाहे कोई भी वेव है, एनी टाइप ऑफ वेव, विच में भी ट्रांसवर्स, विच में भी लॉन्गिट्यूडनल, तो वो इंटरफेरेंस भी शो करेंगे और वो डायफ्रैक्शन भी शो करेंगे। मतलब हम उन दो प्रोसेस से, दो फिनोमिना से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि लाइट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइट क्या है, इज इट लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। टू चेक द नेचर ऑफ लाइट, there is another phenomena comes into picture, that is called polarization of light. तो पोलराइजेशन है क्या? इस टॉपिक पे आने से पहले बच्चे हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर कंसर्न करते हैं। अवर लाइट हैज टू कंपोनेंट, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट एंड अदर इज मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड बोथ द कंपोनेंट्स वेरिंग विद टाइम, बोथ द कंपोनेंट्स वेरिंग विद टाइम। दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है वो टाइम के साथ क्या करते हैं बच्चे, वेरी करते हैं, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। आमतौर पर जो भी जितने भी लाइट के फिनोमिनाज होते हैं, उन फिनोमिनाज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। मान लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, then if the electric field is in this direction, then magnetic field will be in this direction. Both are perpendicular as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. तो ट्रांसवर्स नेचर को हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे? अब कोई भी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट है, किसी बल्ब की लाइट है, किसी ट्यूब लाइट से जो आप लाइट सोर्स से जो आप लाइट ले रहे हो, रिसीव कर रहे हो, ऑल लाइट्स आर अनपोलराइज्ड लाइट। ये मतलब क्या अनपोलराइज्ड का? तो उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट, इस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बचे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे हुआ? जब कोई भी मतलब पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर विजिबल रीजन में तो हमें वो ऑब्जर्व हो रही है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं टाइम के साथ। एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वे हैव दिस डायरेक्शन, दे मे प्रोपेगेट इन दिस डायरेक्शन, दे में प्रोपेगेट इन दिस डायरेक्शन, में भी प्लेन भी आप कह सकते हो, दे में प्रोपेगेट इन दिस प्लेन। अगर हम इन सभी कंपोनेंट्स को, ये जो वाइब्रेशन का जो उसका प्लेन था, या ये जो प्लेन था, या ये जो प्लेन था, इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ही वाइब्रेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, क्योंकि जब हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर हमारे लिए यही हेल्प करता है कि कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई भी सिचुएशन है उसको हमें नॉर्मल करना हो तो हम वेक्टर की हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अगर हम दो प्लेन में तोड़ दें, मान लेते हैं एक प्लेन ये ले लिया और बच्चों एक क्या ले लिया, परपेंडिकुलर, तो एक कंपोनेंट तो आ जाएंगे इस प्लेन में, तो यहाँ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक आ जाएंगे इसमें। तो हम लाइट के ऑर्डिनरी सोर्स को बच्चों ऐसे दिखा सकते हैं। मान लिया ये ऑर्डिनरी सोर्स है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ये ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, ये इस तरह भी वाइब्रेट कर रहा है, ये इस तरह भी वाइब्रेट कर रहा है, और ये इस तरह भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इसका जो वाइब्रेशन होगा वो हर प्लेन में होगा। तो क्या किया, इस वाइब्रेशन जो भी है डिफरेंट उसमें थी ये, तो इनको दो प्लेन्स में रख लिया, एक इस प्लेन मान लिया एंड एक इसके परपेंडिकुलर, दो प्लेन ले लिए। तो इसको फिर हम इस तरह से दिखा सकते हैं, बार बार इसको नोटेशन वो करने के लिए हम इसको इस तरह से दिखा देंगे। जो एक प्लेन ये ले लिया हमने, एक तो ये प्लेन ले लिया, और एक हमने ये दिखा दिया। जो ये डॉट है ना, ये डॉट का मतलब है कि जो वाइब्रेशन का जो कंपोनेंट हमने लिया था, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं वो, ठीक है। और ये एरो दिखा रही है कि इस प्लेन में, यानी एक वाइब्रेशन तो हो रही है इन द प्लेन ऑफ ग्रीन बोर्ड, और एक हो रही है बच्चे इसके परपेंडिकुलर, ठीक। और इस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे।
पोलराइज्ड लाइट। अब कहोगे सर ये क्या होती है, अभी पहली बार नाम सुना हमने तो। कोई भी लाइट है, ऑर्डिनरी जो लाइट होगी वो हर लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। अनपोलराइज का मतलब क्या है, उससे पहले हमें पोलराइजेशन का पता होना चाहिए। पोलराइजेशन क्या है बच्चे? पोलराइजेशन में हम क्या करना चाहते हैं कि हम किसी भी लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट डिफरेंट प्लेन्स में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, हम उसके प्लेन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लाइट अगर मान ले ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे प्लेन कंसिस्ट किए हुए थी, जब वो इसमें से पास करे किसी सब्सटेंस में से, उसमें से पास करने के बाद वो केवल एक पर्टिकुलर प्लेन में रह जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर प्लेन। जो उसकी प्लेन है ना, जो वाइब्रेशन का जो प्लेन है, उसको हमने क्या कर दिया बच्चों? रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो शुरुआत की जो ऑर्डिनरी लाइट है दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस लाइट को हम एक ऐसे सब्सटेंस में से पास करते हैं, जो सब्सटेंस क्या करेगा बच्चों? इसमें से एक कंपोनेंट को रोक देगा और एक कंपोनेंट को पास कर देगा। तो शुरुआत में वो जो सब्सटेंस मिला था, वो सब्सटेंस था बच्चों टोरमलिन क्रिस्टल। हम उसको ऐसे दिखा सकते हैं, टोरमलिन क्रिस्टल। ये इसकी पास एक्सिस है, इसको आप क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी कह सकते हैं या पास एक्सिस भी कह सकते हैं। मतलब इसका जो प्लेन है इसके ऐसे प्लेन होगा इसका, इस तरह से। अब क्या होगा, जब ये ऑर्डिनरी लाइट इसमें से पास करेगी तो ये क्रिस्टल क्या करेगा? ये इस लाइट को पास तो कर देगा, लेकिन क्या कर देगा बच्चों? ये केवल किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की लाइट को ही पास करेगा, बाकी को पास नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर प्लेन की लाइट को ही ये पास करेगा, बाकी को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे इन्होंने इस वाइब्रेशन प्लेन को क्या कर दिया? पास कर दिया। अब यहां पर दो प्लेन है, एक प्लेन है आपका ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर और एक है बोर्ड के अलोंग। तो यहां से जो पास, देखो यहां पर देखो दो प्लेन हम अगर देखें बच्चों, एक प्लेन तो ये आ गया, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब जिस प्लेन में कंपोनेंट वाइब्रेट होता हुआ और वो बाहर निकल आया, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और एक कंपोनेंट, एक प्लेन होगा बच्चों, कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं उसको, कुछ इस तरह से। और ये जो प्लेन आएगा, जो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और जो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्या कर देगा बच्चों? रिस्ट्रिक्ट कर देगा। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को क्या कर देगा? रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कौन से कंपोनेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा? जो इसके परपेंडिकुलर था। तो ये जो प्लेन है ये इस तरह से है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है ये वाला, यानी इस तरह का जो कंपोनेंट का वाइब्रेशन था वो इस प्लेन ने रोक दिया। ये है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहां जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और एक है जी ई एफ एच, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। एक होगा बच्चों प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और एक होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है ना? अब जो ये प्रोसेस जो हमें मिला है, यहां पर जो हमें ये प्लेन दिखाया है हमने, तो ये स्पेशल टाइप के सब्सटेंस के अंदर ही ये खूबी होगी कि वो उसको क्या कर देगा? पास कर देगा। और ऐसे सब्सटेंस जो क्या कर दें? लाइट को पोलराइज कर दें, एक पर्टिकुलर प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दें, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे पोलराइजर। तो ये जो हमने रखा है मटेरियल या जो सब्सटेंस है इसको लिखेंगे हम पोलराइजर, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर, दिस इज कॉल्ड पोलराइजर। ठीक है, जैसे मान लिया ये हमारा एक क्रिस्टलोग्राफिक जो क्रिस्टल है, कोई क्रिस्टल पेन है और ये इसकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इस तरह से। ठीक है, पास एक्सिस है। एक लाइट यहां से आ रही है इस तरह से,
इस लाइट के पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऐसे है और एक कंपोनेंट ऐसे है। तो जैसे हम इसमें से पास करेंगे तो जो ये वाइब्रेशन वाला कंपोनेंट था वो ये क्या कर देगा, पास कर देगा, और जो ये वाला कंपोनेंट था उसको क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट। तो जिस कंपोनेंट को इसने रिस्ट्रिक्ट किया है जो वो प्लेन बनेगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और जिसमें से उसने लाइट पास कर दी दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और इस लाइट को हम क्या कहेंगे बच्चे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्लियर है। अब बात आती है कि हम पोलराइज और अनपोलराइज लाइट को डिटेक्ट कैसे करेंगे कि लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। एक बात ध्यान रखें, हमेशा कभी भी हम लाइट को नेक्ड आई से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि लाइट पोलराइज्ड है या नहीं है। हाँ, एक काम तो होता है कि उसकी इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो जाती है, जितनी पहले थी उससे कम इंटेंसिटी हो जाएगी, लेकिन वो इतनी कई बार हमें वो ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि बहुत मतलब इसमें जो लाइट का है कई मतलब इंटेंसिटी का कितना वेरिएशन आया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्लेन रिस्ट्रिक्ट हो गया है और ये प्लेन रिस्ट्रिक्ट हो गया और ये प्लेन हमें मिल रहा है, इस तरह से मतलब हमें पर्टिकुलर प्लेन मिल रहा है, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चे, उसके लिए हमें फिर से एक सब्सटेंस चाहिए, इसी टाइप का सब्सटेंस चाहिए जिससे कि हम उसको चेक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने फिर से यहां पर एक सब्सटेंस रख दिया और सेम टाइप का क्रिस्टल रख दिया बच्चों, और इस क्रिस्टल का नाम हमने रख दिया एनालाइजर, क्योंकि ये एनालाइज करेगा कि लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई, ये लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। लेट दिस इज द पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर, दिस इज कॉल्ड एनालाइजर। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम इस एनालाइजर को यहां रखते हैं, इस एनालाइजर को यहां रखने से ये देखा गया बच्चे, अगर इस एनालाइजर के रोटेट करने से इसके, क्योंकि इसके अंदर भी पास एक्सिस ऐसे है, अगर इसके रोटेट करने से जो यहां आप लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है और वेरी करते करते रिड्यूस होकर जीरो हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड है। क्योंकि मान लीजिए इस एनालाइजर को आपने ऐसे रख दिया तो ये जो पास एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर हो गई, तो इसको पास नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर हो गया तो आसानी उसमें से पास होकर पास आउट होकर नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए अगर यहाँ आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको रोटेट करके और यहाँ इंटेंसिटी जीरो मिलती है, इसका मतलब वो प्लेन पोलराइज्ड है, रिड्यूस हो रही है और जीरो हो जाती है। लेकिन अगर इसके रोटेट करने से रिड्यूस हो रही है लेकिन जीरो नहीं हुई, रिड्यूस तो हो रही है लेकिन जीरो नहीं हुई, इसका मतलब कुछ पार्ट हमें पोलराइजेशन का मिला है लेकिन वो लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं है, दैट इज कॉल्ड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमें दो पोलराइजर की जरूरत पड़ेगी, एक से काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखिए। फिर से हमने इसको रोटेट करवाया और इसके रोटेट करवाने से अगर इसकी लाइट इंटेंसिटी वेरी कर रही है और वेरी करते करते बच्चे क्या हो गई, जीरो हो गई, तो वो हो गया प्लेन पोलराइज हो गया। लेकिन अगर इसके रोटेट करने से लाइट की इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है, रोटेशन के साथ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हो सकता है रिड्यूस हो गई होगी लेकिन रोटेशन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब लाइट पोलराइज हुई ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स, हमने तो यहाँ मैंने अज्यूम किया है ना, हमने भाई दो प्लेन ले लिए, वैसे तो है तो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स। तो देखिए जैसे कोई होता है ऐसे, आपका जो लाइट वेक्टर है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, कोई वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, कोई वेक्टर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, तो उससे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हम इसको रोटेट करवाएंगे। इसको हम एक वीडियो से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो कैसे ये लाइट को हम इस प्रकार से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चे, अभी हम अगर इसमें देखें पोलराइजेशन ऑफ लाइट का डेमोस्ट्रेशन हम देखते हैं। आपको पता है लाइट जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर कंसिस्ट करती है, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे और ये दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। अब अगर मान लिया हमने कोई ऑर्डिनरी सोर्स ले लिया, तो उस ऑर्डिनरी सोर्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। देखिए आप, देयर आर सो मैनी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को अगर समझने के लिए ऐसा कर लें कि सभी कंपोनेंट्स को इस तरह से तोड़ लें कि हमारे पास केवल या तो वाई के अलोंग बचे या किसके अलोंग बचे, वो जेड के अलोंग बचे। तो उससे क्या होगा, देखिए मान लिया हमने ये पोलराइजर ले लिया कोई, इस पोलराइजर में से हम क्या करते हैं, अब हम कोई लाइट पास करते हैं। लाइट पास करने से क्या होगा, जो ये पोलराइजर है इसका ए डैश जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं पास एक्सिस। जो कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग होंगे ये आसानी से उनको पास कर देगा, इसको कहेंगे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन।
तो इसमें से जो हमें कंपोनेंट मिल रहे हैं, आप देखिए डिफरेंट इंटेंसिटी, यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट थे, लेकिन इसके पास जाने के बाद हमें केवल एक ही टाइप का कंपोनेंट मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको अगर रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद देखिए आप कंपोनेंट भी उसी डायरेक्शन के लोगों के कंपोनेंट मिलेंगे जिस प्लेन में आपने इसको जिस डायरेक्शन में रोटेट किया है प्लेन को, उसी के पैरेलल जो पास एक्सिस के पैरेलल जो कंपोनेंट है वही हमें इस तरफ पास करके दिखाई देगा। इसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होगा, अब अगर हम क्या करें बच्चे, एक ऐसा और पोलराइजर ले लें बिल्कुल सेम इसी तरह का, तो वो क्या करेगा, उससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइट पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। जैसे अब हमने ले लिया एक दूसरा पोलराइजर जिसको बी बी डैश कहेंगे, इसको हम एनालाइजर भी कह सकते हैं। शुरुआत में अगर दोनों की एक्सिस पैरेलल है तो दोनों की एक्सिस पैरेलल होने पर आप देख रहे हो कि बी बी डैश में से जो लाइन पास कर रही है, लाइट पास कर रही है वो कंपोनेंट, और जो ए डैश में से पास हुए थे वो कंपोनेंट एक जैसे हैं बिल्कुल, और उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, एक जैसी है। अब क्या करें, अगर हम अब इसको रोटेट करना शुरू कर दें, किसको, जो बी बी डैश है इस एक्सिस, अभी तो पैरेलल एक्सिस है दोनों, ये जो पैरेलल पोजीशन है किसके, ए डैश के, लेकिन अगर हम इसको रोटेट करना शुरू कर दें, अब देखिए रोटेट करते करते क्या होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी का वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हालांकि यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी हमें मिलेगी, कब मिलेगी, क्योंकि आपने रोटेट कर दिया, यही कंपोनेंट था, लेकिन अब इसके कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो एंगल बनाने की वजह से क्या होगा, इंटेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी। और अगर ऐसा हो कि हम इसको रोटेट करते करते एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएं कि ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर हो जाए ए और बी, तो परपेंडिकुलर केस में आप देखोगे कि अब आपको उसके बी के दूसरी साइड कुछ भी लाइट दिखाई नहीं देगी। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमने ये कर लिया, इसके बाद देखिए उसको, अब हम ये देखते हैं कि वो इंटेंसिटी जो रिड्यूस हो रही है वो किस कैसे डिपेंड कर रही है और किस फैक्टर को डिपेंड करेगी, और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक लॉ स्टडी करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ मालस। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, कितनी गई है, उसको चेकआउट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मान लिया बच्चों हमने पोलराइजर ले लिया एक, लेट दिस इज द पोलराइजर, दिस इज द पोलराइजर, दिस इज द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर, मतलब जिसमें से लाइट ट्रांसमिट करेगा, जिस प्लेन से लाइट ट्रांसमिट होकर आ रही है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलराइजर। यहां कोई ऑर्डिनरी लाइट है, मैं फिर कह रहा हूं ये कोई ऑर्डिनरी लाइट है, और ये ऑर्डिनरी लाइट जब इसमें से पास करेगी बच्चों, तो इसमें से पास करके ये क्या करते हैं, उसको पोलराइज कर दे। ठीक, एक ले लिया बच्चों एनालाइजर, लेट दिस इज एनालाइजर, और इस एनालाइजर को हम इस तरह से ले लेंगे। मान लेते हैं ये पोलराइजर है और ये क्या है बच्चों, एनालाइजर। अब तो मैंने पैरेलल कर दिया, मान लिया इसकी पास एक्सिस ये ले ली, और इसकी पास एक्सिस क्या ले ली बच्चों, ये ले ली, ये इसकी पास एक्सिस मान लेते हैं, इसको मैंने ऐसे रोटेट करवा दिया, मैंने इसको इस तरह से रोटेट करवा दिया कि इसकी पास एक्सिस इसकी पास एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये पोलराइजर का प्लेन है और ये प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन किसका से, एनालाइजर का। जैसे ध्यान से देखिए, देयर आर टू पोलराइजर्स 1 and 2, लाइट यहां से आई, फर्स्ट ने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, यहां जो लाइट आई है, अब वो जो लाइट आएगी वो इसी के प्लेन में आएगी, इसका प्लेन ये होगा, इसमें से पास होने वाली लाइट का प्लेन ये है। अब मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा ट्रांसमिट ऐसे, तो जो ये प्लेन था ये इसके ट्रांसमिशन के साथ क्या एंगल बनाए, देखो उसका प्लेन तो ये था, ऐसे आ रही थी, और ये आपका इस तरह से है। तो यहां देखो ये जो सेकंड वाला एनालाइजर है, इसकी पास एक्सिस के साथ ये जो वेव वेक्टर है, जो लाइट का वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो कुछ ना कुछ क्या बनाएगा बच्चों, कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ठीक है, वो एंगल है थीटा। मान लेते हैं जो लाइट पास हुई है उस लाइट की इंटेंसिटी, उसका जो एम्पलीट्यूड था बच्चों वो ए था, और यहां आके वो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो होगी बच्चे, यहां अगर इंटेंसिटी आपने आई है, इसमें से पास होने के बाद हमने इंटेंसिटी मान ली बच्चों आई नोट, इसको आई लिख लीजिए, आई नोट लिख लीजिए, तो इसको लिख लेते आई। और जब हम एवरेज ये देखा गया कि जब भी फर्स्ट टाइम में कोई लाइट, ऑर्डिनरी लाइट पहली बार जब किसी पोलराइजर में से पास होती है, तो उस लाइट की जो एवरेज इंटेंसिटी हो पहले से हाफ रह जाती है, इसको आई नोट बाई 2 लिख सकते हो, दिस इज आई। ठीक है, और इस एम्पलीट्यूड को मैंने ए मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया, ए। ये एवरेज हाफ कैसे आएगा वो भी हम बता देंगे। एवरेज क्या मान लिया बच्चों, हाफ मान लिया, एवरेज क्या आ गया, हाफ।
अब यहां से इसका एम्पलीट्यूड माना मैंने ए, यानी ये जो लाइट ऐसे आ रही थी, इसमें से यहां में से जो पास होके गया वो कितना एम्पलीट्यूड पास होके गया, ए। तो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन में से कितना एम्पलीट्यूड पास होके गया, ए। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये सारा का सारा जो एम्पलीट्यूड था वो लाइट का एम्पलीट्यूड, क्या इसमें से सारा का सारा पास होगा, नहीं होगा। देख लीजिए आप, इसमें से कितना हिस्सा पास आउट होगा, जो इसके लॉन्ग इसका कंपोनेंट आएगा, दैट इज ए कोस थीटा। क्योंकि आपको पता है इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो परपेंडिकुलर को तो ये पास आउट होने नहीं देगा, अभी ऊपर हमने देखा इस कंपोनेंट को तो ये पास ही नहीं होने देगा, ए साइन थीटा को। तो जैसे यहां देखा, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रोक दिए और जो पास में थे इसके लॉन्ग पे वो चले गए, तो इसका मतलब ये रुक जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास ये। तो अब इस एनालाइजर में से पास होने के बाद जो हमें एम्पलीट्यूड रिसीव हुआ वो हुआ बच्चा ए कोस थीटा। कितना हुआ, ए कोस थीटा। तो यहां इंटेंसिटी क्या आएगी, यहां इंटेंसिटी आएगी, एंड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और कांस्टेंट हम क्या यूज कर लेते हैं, तो दैट इंटेंसिटी इज रिटन एज के इनटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कोस ऑफ थीटा। यहां बच्चे हम मान लेते हैं एम्पलीट्यूड कितना माना था हमने इसमें, ए, इसमें की तरफ जो एम्पलीट्यूड आया वो दिखाया ए आया। सो दिस कैन बी रिटन एज आई डैश इज इक्वल टू के इनटू ए स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज के स्क्वायर, this is the intensity of light incident on the analyzer. Point to be noted, this is the intensity of light incident on an analyzer. ये लाइट क्या है, पोलराइज्ड है, प्लेन पोलराइज्ड है, क्या है वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये जो लॉ है मालस का लॉ, ये लॉ मालस लॉ के जो रूल ये जो अप्लाई होता है ये केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तो यहां जो लाइट होनी चाहिए वो प्लेन पोलराइज्ड होनी चाहिए, और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई है। तो पहली बार जब किसी भी एनालाइजर पे इंटेंसिटी पड़ रही है कोई लाइट की, वो आई है, तो जब भी वो एनालाइजर में से पास होगी तो उसमें इंटेंसिटी आ जाएगी आई कोस स्क्वायर थीटा। और आई क्या है बच्चों, फिक्स है, तो फिक्स रहेगा। इसके बाद आप जितने मर्जी एनालाइजर रख लीजिए, ये वाली तो फिक्स रहेगी, आगे डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी वो एक अलग मैटर है। तो इसकी इंटेंसिटी अगर ये है बच्चों, तो इसको हम लिख देंगे आई इज इक्वल टू, आई डैश इज इक्वल टू, और सिंपल हम कहें आई डैश इज प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द मालस लॉ। So what is Malus law? Malus law states that the intensity of the plane polarized light after passing through the analyzer is directly proportional to square of the cosine angle between the plane of polarizer as well as the plane of analyzer. This is the Malus law. Remember that applicable only for प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब क्वेश्चन ये था कि यहाँ एवरेज इंटेंसिटी हाफ कैसे रह जाती है। एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालोगे बच्चों, एवरेज इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कहां से कहां रोटेट कर रहा है, क्योंकि 360 पे हर जगह कंपोनेंट होंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। सो 0 to 2 पाई ऑफ इंटेंसिटी का टोटल इंटेंसिटी निकाल लीजिए। इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने सीखा आई कोस थीटा डी थीटा। अब आपको पता चल जाएगा एवरेज हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, पोलराइज्ड के लिए क्या होता है डिवाइड बाय एवरेज हम बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब पर डिग्री रोटेशन के हिसाब से हम बात करें तो 0 से 2 पाई की टोटल इंटेंसिटी निकालने कितनी बनेगी, और उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज इंटेंसिटी। और ये रिजल्ट आ जाएगा बच्चों आई डिवाइड बाय 2 पाई कोस स्क्वायर थीटा है। कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा में इंटीग्रेशन बन गया बेटा 1 का इंटीग्रेशन आ गया 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो अंदर आ जाएगा बेटा 1 बाई 2 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। इसका कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और ये रिजल्ट क्या बना देखिए आई नोट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन होगा, साइन 0 भी 0 होगा, 2 पाई भी 0 होगा, तो ये बस क्या 1 बाई 2, और 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन आएगा बच्चे थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, सो एवरेज इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू आई बाई 2। This is the average intensity of light after passing through first time through the polarizer.
उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने डायरेक्ट ये लगाना है, क्योंकि कंपोनेंट ही एक रहेगा उसके पास, एक ही प्लेन में है, तो उसमें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर केस लगा देंगे। अब देखिए जैसे मान लिया हमारे पास ये सिचुएशन है, ये एक पोलराइजर है, दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, और ये है सेकंड पोलराइजर। एक पोलराइजर से यहां रख दिया और एक पोलराइजर रख दिया यहां पर, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर थे, इसको हम, इसकी बजाय अगर हम दूसरा केस ले लें, क्योंकि हमें थोड़ा सा समझना है एक पॉइंट को, ये दो पोलराइजर परपेंडिकुलर थे, यहाँ कोई ऑर्डिनरी लाइट थी इंटेंसिटी आई नॉट की, ये पोलराइजर ए है, ये बी है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। पहली बार आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए बी के ऊपर आपको लाइट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, यहाँ पर, यहाँ इंटेंसिटी आई नॉट थी, इसमें से पहली बार पास करेगी तो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, आई नॉट बाई 2 होने के बाद जब वो इसमें से पास करेगी, यहाँ जो प्लेन है वो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो इंटेंसिटी यही जाएगी, इंटेंसिटी आएगी 0। अब क्वेश्चन क्या दे दिया, अब इन दोनों के बीच में एक पोलराइजर रोड रख दिया, और वो पोलराइजर इस तरह से रखा है कि उसका जो प्लेन है पोलराइजर का सी का, वो इसके साथ तो एंगल बनाता है बच्चों 60 डिग्री का, तो इसके साथ कितने बनेगा 30 का। एक ऐसा रख दिया कि ए जो है, ए मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद सी, सी के साथ अगर 30 का एंगल बनाए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी आएगी, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो जैसे इसमें से पास करेगी, देखो पहली बार जब इसमें से पास करेगी, तो यहां से जब इसमें से पास की बेटा, तो यहां इसमें से पास होने के बाद यहां इंटेंसिटी कितनी आई, आई नॉट बाई 2, इन दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ए में से पास होने के बाद आंसर आ गया ए बाई 2, आई नॉट बाई 2। सी में से पास होने के बाद कितनी आएगी, अब इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू सी विल बी इक्वल टू intensity of plane polarized light into cos square theta. What is theta? 30 degree. Now this will become I naught by 2 cos square 30. Cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3 by 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 3 I naught डिवाइड by 8। यहां इंटेंसिटी जो मिली आपको बच्चों, वो मिली 3 I naught डिवाइड by 8। This is the intensity after passing through C. After passing through C. Now, what is the intensity after passing through B? यहां कितनी मिलेगी, यहां फाइंड आउट करने के लिए इसको निकालो, IC लगाइए इसके ऊपर, इन दोनों में कितना एंगल है, अगर इनके बीच में एंगल 30 है तो इनके बीच में कितना होगा, 60 का होगा। तो इस केस में हमारे पास इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू B कैन बी रिटन एज इंटेंसिटी आफ्टर पासिंग थ्रू C, ये इसके लिए ओरिजिनल इंटेंसिटी बन जाएगी, मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 60 डिग्री, और कोस स्क्वायर 60 हो गया 1/4, दिस इज इक्वल टू 3 I naught by 32। दिस इज द एक्सप्रेशन। अगर यहां I naught थी तो हमें यहां देखो बच्चे कितनी मिली, 3 I naught by 2 मिली। अगर परसेंट निकालोगे तो ये परसेंटेज देख लीजिए कितना बनेगा, डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप इसको कैंसिल करके देखें, 4 पे 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 75 I naught डिवाइड बाई 8%, दैट इज 9, कितना हो गया, 3 हो गया, 0 8 3 जा 24, 8 7 जा and 8 5 जा 9.375 intensity, just 9.375% of intensity of the original light। तो आप ये देख सकते हो कि लाइट के रोटेट करने से कितना फर्क पड़ता है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट ही है जो लाइट के ट्रांसवर्स नेचर को कंफर्म करता है। ट्रांसवर्स नेचर होता क्या है वेव का, वेव आमतौर पर दो नेचर में हम बच्चों डिस्कस करते हैं। जो मैकेनिकल वेव हम पढ़ते हैं, हालांकि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जो मीडियम पे की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, जैसे साउंड वेव है, या जो आपकी वायर में स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो हम कह सकते हैं। तो जो वो वेव्स है मैकेनिकल वेव्स, तो वो मैकेनिकल वेव दो टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होंगी और ट्रांसवर्स भी होंगी।
साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव, क्योंकि हमारी जो साउंड है मीडियम की जरूरत है इसको, अगर मीडियम नहीं दोगे ना आप तो ये क्या होगा बच्चों, ये ट्रैवल नहीं करेगी। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव भी होती है, जैसे स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो इस प्रकार से जैसे मान लो डिस्टर्बेंस तो चल रही है इस तरफ, डिस्टर्बेंस तो जा रही है ऐसे इस तरह से, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो ऐसे हो रही है। कई बार आप देखते हैं ना जैसे स्ट्रिंग ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कंपन करता है, लेकिन जैसे आप यहां से आपने डिस्टर्बेंस दी और डिस्टर्बेंस पहुंच गई यहां पर, आपको यहां भी कंपन महसूस हो रही है, दी आपने यहां से थी, और वायर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, लेकिन डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। तो डिस्टर्बेंस के मोशन के अगर परपेंडिकुलर आपका वो है वाइब्रेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की है, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल की प्रोपेगेशन होगी। अब लाइट के केस में मीडियम पार्टिकल का तो कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ तो इसके कंपोनेंट ही एसोसिएट जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, तो वही, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ही लाइट के जितने भी फिनोमिनाज हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको लाइट वेक्टर भी कहते हैं हम। तो ये जो कंपोनेंट है ना बच्चे, ये कंपोनेंट क्या करेगा, वो किसके लोग रहेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो वेव प्रोपेगेट ऐसे हो रही थी, तो कोई ना कोई कंपोनेंट अगर उसके परपेंडिकुलर थे तभी तो वो हमें क्या मिल गया, अभी भी परपेंडिकुलर है, वेव ऐसे जा रही है इसके परपेंडिकुलर है, हमने एक पार्ट जो था उसके कंपोनेंट के परपेंडिकुलर का वो क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो किसी भी एक परपेंडिकुलर को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कैसा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रेवेस्टर लॉ क्या है और कैसे एक्सप्लेन करना है, वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर उस पर होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको बच्चों मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों को इसका फायदा हो सके। अगर कुछ कमी लगी है प्लीज आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर आप ये कमी रही है, अगर इसको थोड़ा सा और आप इंप्रूव करेंगे तो हमें और हमारे लिए और अच्छा रहेगा। ओके।